अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टैंडर्ड 9 का यूनिट 5 है ग्रेविटेशन शुरू करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन की फोर्स क्या है। ठीक है, आप सबको पता है कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी को डिस्कवर किया था वो इस तरह किया था कि वो एक दिन एक बाग में बैठा हुआ था। उसने एक एप्पल को फॉल होते देखा, यानी कि एप्पल को गिरते देखा। तब उसने ऑब्ज़र्व किया कि क्या चीज़ है जो सेब को नीचे की तरफ खींचती है कि वो नीचे गिरे, ना कि ऊपर की तरफ गिरे। ठीक है, उसने इसको नाम दिया था ग्रेविटी का। ठीक है, और इस चीज़ का प्रूफ तब हुआ जब हमने देखा कि चाँद पे भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी एक ग्रेविटी है, और वो ग्रेविटी जो है ज़मीन से कम है, जिसकी वजह से इंसान वहाँ पे प्रॉपर चढ़ नहीं पाता, बल्कि वो जंप करता है, हुपिंग करता है। ठीक है, डेट्स मीन कि ही वाज राइट अबाउट इट, कि ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो कहता है कि जो चीज़ सेब को नीचे गिरने पे मजबूर करती है, वही चीज़ जो है मून को, यानी कि चांद को मजबूर करती है कि वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करे, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करे। यानी कि कोई और वही फोर्स, सेम फोर्स है, यानी कि उस फोर्स की नेचर जो है वो सेम है, जो कि ज़मीन के ऊपर सेब को गिरने पे मजबूर करती है नीचे की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर उसने कहा एक बात कि दुनिया की, कायनात की हर शय एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ताकत के साथ अट्रैक्ट कर रही है, कभी कोई चीज़ कम अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि ये हर दुनिया की हर चीज़ चाहे वो इंसान है, जानवर है, कोई भी चीज़ है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हमारी कुछ लोगों के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी फोर्स ऑफ नेचर उनकी फोर्स ऑफ नेचर से मिल रही होती है। ठीक है, यानी कि न्यूटन इस चीज़ में भी राइट रहे कि उन्होंने ना सिर्फ जो बात कही वो फिज़िक्स के लिए, बल्कि साइकोलॉजिकल जो है वो मैटर्स में भी रही कि हाँ, कि चीज़ इंसान भी इंसान को अट्रैक्ट करता है, और सेम नेचर जो ह्यूमन है एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो फोर्स है, नेचर ऑफ फोर्स, वो एग्जैक्टली सेम होती है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? वो कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force, ठीक है, with a force which is directly proportional, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस। आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमने उन दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, और जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर of the distance between their center. Okay, वो कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कायनात की हर शय अट्रैक्ट कर रही है, कशिश रखती है, एक दूसरे को खींच रही है एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन मैसेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर।
आपको पता होगा कि इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी उसके साथ बढ़ेगी, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल ए है और बी है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर ए बढ़ेगा तो बी खुद ब खुद बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो है क्या कहते हैं एक दूसरे को जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर ये कम होगा तो दूसरा भी कम होना शुरू हो जाएगा, ओके। अब क्या है, वो कहता है कि फोर्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस M और मैस 2 के, यानी कि मैस 1 एंड मैस 2 के। ये एक बॉडी का मैस है, ये दूसरी बॉडी का मैस है, ठीक है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस 1 एंड और 2 के प्रोडक्ट के, ठीक है। जब कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट होना है, उन्होंने मल्टीप्लाई होना है। और फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर लेना है, सॉरी हमने। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D2 के। अब हम इसे इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे M1 M2 एंड D2, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D2 के। और आपको ये भी पता है कि जब हम जो है कि कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा हटा के जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है G, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी यहाँ पे सॉरी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसकी SI के अंदर, SI यूनिट के अंदर जो वैल्यू निकाली गई है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अगर हमने जो है वो क्या कहते हैं इसका यूनिट निकालना हो, ठीक है, इसका यूनिट निकालना है। अब इसका यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यूनिट निकालना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि समटाइम हम यूनिट याद नहीं रख पाते। यहाँ पे हमने इसका यूनिट निकालना है तो सिंपल क्या होगा कि ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया, और ये उठ के नीचे, तो M1 M2। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे D जो है वो उसका यूनिट होता है मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर। ये किलोग्राम है, ठीक है। और क्योंकि ये दो हैं यानी कि स्क्वायर है, सॉरी 1 और 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। या हम उसे आपके बुक के अकॉर्डिंग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। यानी कि ये ग्रेविटेशन सिस्टम इंटरनेशनल का जो है वो यूनिट निकालने का तरीका है। ये जो है सिस्टम इंटरनेशनल ने कहा हुआ है, तो हम इसके अंदर कोई भी डिफरेंस या फ़र्क नहीं ला सकते, ओके। अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं।